एक शख्स, एक सोच और एक ऐसा आंदोलन जिसने एक बहुत बड़े साम्राज्य को झुका दिया। आज हम मोहनदास गांधी के उसी सफर पर चलेंगे जिसने न सिर्फ भारत की आज़ादी की कहानी लिखी, बल्कि पूरी दुनिया को विरोध करने का एक नया रास्ता दिखाया। तो सवाल यही उठता है कि लंदन में पढ़ा लिखा एक वकील आखिर राष्ट्रपिता कैसे बन गया। चलिए उन घटनाओं और फैसलों को एक एक करके समझते हैं जिन्होंने इस असाधारण बदलाव को सच कर दिखाया। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है, तो महात्मा बनने से पहले वो मोहनदास थे। आइए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। तो मोहनदास करमचंद गांधी जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। उनका परिवार समाज में काफी सम्मानित था और यहीं से उनके शुरुआती मूल्यों की नींव पड़ी। उनकी शादी कस्तूरबा से हुई, जो जिंदगी भर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी रही, और उनके 4 बेटे हुए, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। गांधी जी की जिंदगी से 2 तारीखें बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं। 2 अक्टूबर उनका जन्मदिन आज पूरी दुनिया में अहिंसा दिवस यानी नॉन वायलेंस डे के तौर पर मनाया जाता है, और वहीं 30 जनवरी जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उसे शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है। मतलब एक दिन उनके जीवन का जश्न है तो दूसरा उनके सर्वोच्च बलिदान की याद। आप जानते हैं, कोई भी शख्स अकेले महान नहीं बनता। गांधी जी की सोच को असल में 3 गुरुओं ने आकार दिया। गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने उन्हें भारतीय राजनीति की जमीनी हकीकत से रूबरू करवाया। लियो टॉल्स्टॉय, जिनसे उन्हें बिना हिंसा के विरोध करने की प्रेरणा मिली। और श्रीमद राजचंद्र, जिन्होंने उनकी आध्यात्मिक खोज को एक दिशा दी। चलिए अब उस दौर में चलते हैं जहां गांधी के अंदर का महात्मा जागने वाला था। ये वो वक्त था जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे, जहां उनके सिद्धांतों की नींव रखी गई। उनकी कहानी शुरू होती है 1888 में, जब वो कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। फिर 1893 में एक केस के सिलसिले में वो दक्षिण अफ्रीका गए, ये सोचकर कि बस छोटा सा काम है, जल्दी निपट जाएगा। लेकिन इसी जगह ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। 1906 में उन्होंने अन्याय के खिलाफ अपना पहला सत्याग्रह छेड़ा, और पूरे 21 साल बाद 1915 में वो एक बिल्कुल बदले हुए इंसान के तौर पर भारत वापस आए। और फिर वो घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। दक्षिण अफ्रीका में सिर्फ उनके रंग की वजह से उन्हें चलती ट्रेन से नीचे उतार दिया गया। ये सिर्फ एक बेइज्जती नहीं थी, ये वो चिंगारी थी जिसने आगे चलकर एक बहुत बड़े आंदोलन को जन्म दिया। लेकिन इस बेइज्जती ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि एक नया मकसद दे दिया। उन्होंने इसका जवाब दिया संगठन बनाकर। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, इंडियन ओपिनियन नाम का अखबार शुरू किया ताकि लोगों की आवाज उठा सकें, और 1904 में फीनिक्स आश्रम के साथ एक पूरा समुदाय खड़ा कर दिया। ये एक पीड़ित के एक्टिविस्ट बनने की कहानी थी। अब जब गांधी जी भारत लौटे तो उनके पास एक नया हथियार था, सत्याग्रह, और अब वक्त था उसे अपनी ही जमीन पर आजमाने का। तो भारत में उनका पहला बड़ा इम्तिहान हुआ 1917 में चंपारण में। अब मुद्दा क्या था? वहां के किसानों पर एक तिनकठिया सिस्टम थोपा गया था, जिसका सीधा मतलब था कि उन्हें अपनी सबसे उपजाऊ जमीन के एक हिस्से पर जबरदस्ती नील उगाना पड़ता था। गांधी जी ने इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। और पता है, इसी चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें वो नाम मिला जिससे आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है, महात्मा। उनके नेतृत्व और इस आंदोलन की सफलता से रविंद्रनाथ टैगोर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गांधी जी को महात्मा यानी महान आत्मा की उपाधि दी, और ये नाम हमेशा के लिए उनके साथ जुड़ गया। अगले ही साल 1918 में गांधी जी ने अपने तरकश का एक और तीर निकाला। अहमदाबाद में मिल मजदूरों के हक के लिए लड़ते हुए उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया। मजदूरों के साथ अपनी एकता दिखाने के लिए उन्होंने 3 दिन का उपवास रखा, जो नैतिक दबाव का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गया। अब छोटे छोटे आंदोलनों से बात आगे बढ़ चुकी थी। अब बारी थी पूरे देश को एक साथ लाने की, उन बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलनों की जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई को उसके चरम पर पहुंचाया। इसके बाद तो घटनाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ीं। 1919 में उन्होंने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा और जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में अपना केसरे हिंद मेडल लौटा दिया। 1920 में उन्होंने पूरे देश में असहयोग आंदोलन शुरू किया। लेकिन 1922 में जब चौरी चौरा में हिंसा भड़क उठी तो गांधी जी ने फौरन आंदोलन रोक दिया। उन्होंने इसे अपनी हिमालय जैसी भूल कहा, क्योंकि उनके लिए अहिंसा किसी भी कीमत पर सबसे ऊपर थे।
फिर वो आंदोलन आया जिसने ब्रिटिश राज की चूलें हिला दी। और जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई? सिर्फ इस एक नंबर से, 78। जी हां, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी के साथ सिर्फ 78 लोग निकले थे। एक बहुत बड़े लक्ष्य के लिए एक छोटी सी शुरुआत। और ये 78 लोग चले कितना? 388 किलोमीटर। सोचिए जरा, पैदल। ये कोई मामूली यात्रा नहीं थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, हजारों लोग उनके साथ जुड़ते गए और ये छोटा सा समूह एक जन सैलाब में तब्दील हो गया। तो इसका नतीजा क्या हुआ? दांडी पहुंचकर उन्होंने सिर्फ एक मुट्ठी नमक उठाया। एक छोटा सा काम, लेकिन इसने ब्रिटिश कानून की धज्जियां उड़ा दी और इसी के साथ पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की आग फैल गई। और फिर आया आज़ादी का फाइनल कॉल, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, और नारा था करो या मरो। इस एक नारे ने पूरे देश को आखिरी संघर्ष के लिए जैसे तैयार कर दिया। तो चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, जिसमें हम आज़ादी की सुबह, उनके अंतिम दिन और उनकी कभी न मिटने वाली विरासत को देखेंगे। देखिए, गांधी जी ये जानते थे कि लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि सोच में भी लड़ी जाती है। वो एक बहुत अच्छे लेखक और संपादक थे। हिंद स्वराज और अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग जैसी किताबों से और हरिजन जैसे अखबारों के जरिए उन्होंने अपने विचारों को लाखों लोगों तक पहुंचाया। और फिर आई वो तारीख, 30 जनवरी 1948, जब अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी की जिंदगी हिंसा ने ही खत्म कर दी। दिल्ली के बिड़ला हाउस में नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। इसी दिन को आज भारत में शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है। तो एक वकील से राष्ट्रपिता बनने का ये सफर, ये हमें दिखाता है कि कैसे एक अकेला इंसान अपने उसूलों पर टिक कर दुनिया बदल सकता है। पर यह हमें एक बड़े सवाल के साथ भी छोड़ जाता है। आज की इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में गांधी जी के अहिंसा और सत्य के विचार कितने मायने रखते हैं?